नमस्ते। इनसाइड भारत में आपका स्वागत है। भारत की पहचान और विविधता में गहरी डुबकी। आज हम चर्चा करेंगे तेलंगाना की। आज बात करेंगे तेलंगाना की। 2014 में भारत का 29वां राज्य बना, तो मतलब लगता है कि काफी नया है, लेकिन इसकी जड़ें तो सदियों पुरानी हैं। आज ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ग्रोथ का एक बड़ा हब भी है, पर इसकी अपनी एक अलग गहरी पहचान और संस्कृति भी है। तो चलिए आज तेलंगाना की इस कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। बिल्कुल। तेलंगाना की यात्रा वाकई दिलचस्प है। ये कहानी है अपनी पहचान को बार बार गढ़ने की। मतलब प्राचीन राजवंशों से लेकर निजामों के दौर तक, फिर एक अलग राज्य बनने का वो लंबा संघर्ष और आज के आईटी पावर हाउस बनने तक का सफर। ये समझना जरूरी है कि कैसे यहाँ के इतिहास और भूगोल ने मिलकर इसकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। तो इतिहास से ही शुरू करते हैं। एकदम पुराने जमाने में जाएं तो सतवाहन वंश का जिक्र आता है, करीब 230 बीसीई से। सुनाइए, काफी प्रभावशाली थे। हाँ बिल्कुल। सतवाहन, देखिए, दक्षिण में एक बड़ी ताकत थे और उनका शासन करीब 450 साल चला। 450 साल? हाँ, उनकी राजधानी कोटी लिंगाला गोदावरी नदी के किनारे एक अहम व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र थी। उन्होंने डेक्कन क्षेत्र में स्थिरता लाई, व्यापार को बढ़ावा दिया, खासकर रोम के साथ। अच्छा, और हाँ, बौद्ध धर्म को भी इनके समय में काफी संरक्षण मिला और प्राकृत भाषा में महत्वपूर्ण साहित्य रचा गया, जैसे हालाकी, गाथा, सप्तशती। हाँ, और गुणाढ़ की बृहत कथा भी शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये दौर तेलंगाना क्षेत्र की, कह सकते हैं, बुनियाद रखने जैसा था। और सतवाहनों के बाद क्या स्थिति रही? उनके पतन के बाद कुछ समय वो क्या है कि राजनीतिक अस्थिरता का रहा, जिसने बाद में 12वीं-13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के उदय का रास्ता बनाया। काकतीय तेलंगाना के इतिहास और संस्कृति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। काकतीय मतलब वारंगल किला, रामप्पा मंदिर, है ना? इनकी वास्तुकला तो कमाल की है। रामप्पा मंदिर तो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सही कहा आपने, बिल्कुल। काकतीयों ने तेलुगु संस्कृति और वास्तुकला की वो नींव रखी जिसे आज भी हम महसूस करते हैं। वारंगल किला, 1000 स्तंभों वाला मंदिर और रामप्पा मंदिर उनकी इंजीनियरिंग और कला कौशल के बेहतरीन उदाहरण हैं। शुरू में ये पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे, लेकिन प्रोल द्वितीय और रुद्र जैसे शासकों ने इन्हें स्वतंत्र बनाया। गणपति देव के समय में तो लगभग पूरा तेलुगु भाषी क्षेत्र इनके शासन में आ गया था। और इसी वंश में रानी रुद्रमा देवी भी थी, भारत की कुछ गिनी चुनी महिला शासकों में से एक। हाँ, रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 तक एक असाधारण योद्धा और प्रशासक थी वो। उनके शासनकाल का जिक्र मशहूर यात्री मार्को पोलो ने भी किया है, जो उनकी काबिलियत का प्रमाण है। अच्छा। उनके बाद उनके पोते प्रतापरुद्र द्वितीय ने कई प्रशासनिक सुधार किए, लेकिन फिर उत्तर से खतरा मंडराने लगा। दिल्ली सल्तनत का हमला, अलाउद्दीन खिलजी वाला। बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को 1310 में भेजा। वारंगल पर कब्जा हुआ, संधि हुई, लेकिन बाद में 1323 में तुगलक वंश के उलूग खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बना, हाँ। उसने फिर हमला किया और काकतीय शासन का अंत कर दिया। प्रतापरुद्र को बंदी बना लिया गया। हालांकि कुछ समय के लिए स्थानीय मुसनूरी नायकों ने वारंगल को वापस जरूर जीता था, लेकिन ये क्षेत्र फिर बहमनी सल्तनत और उसके बाद गोलमुंडा सल्तनत के नियंत्रण में आ गया। गोलकुंडा सल्तनत यानी कुतुब शाही वंश, कुतुब शाही डायनेस्टी, जिनका हैदराबाद से गहरा नाता है। एकदम सही। 1518 से 1687 तक सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क ने गोलकुंडा किले को अपनी राजधानी बनाया, जो पहले से मौजूद था, पर इन्होंने उसे और मजबूत किया। अच्छा। लेकिन असली पहचान दी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, जिन्होंने 1591 में मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसाया। चार मीनार और मक्का मस्जिद भी तभी बने। हाँ बिल्कुल, ये उसी दौर की इमारतें हैं। और गोलकुंडा उस जमाने में हीरो और मोतियों के व्यापार का विश्व प्रसिद्ध केंद्र था। सोचिए, वाह। कुतुबशाही शासकों ने कला, वास्तुकला और साहित्य को बहुत बढ़ाया, जिसमें फारसी और तेलुगु शैलियों का खूबसूरत संगम दिखता है। लेकिन फिर मुगलों का दौर आया, औरंगजेब ने गोलकोंडा पर कब्जा कर लिया। हाँ, 1687 में करीब 8-9 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद औरंगजेब ने गोलकुंडा जीता और कुतुबशाही वंश का अंत हो गया। इससे हैदराबाद के हीरे व्यापार को काफी नुकसान पहुंचा और फिर मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर एक नए दौर की शुरुआत हुई, आसफजाही वंश यानी हैदराबाद के निजामों का दौर। निजामुल मुल्क आसफ जहां प्रथम, इन्होंने ही हैदराबाद रियासत की नींव रखी। जी, 1724 में मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी, जिन्हें निजामुल मुल्क आसफजा प्रथम का खिताब मिला था, ने दक्कन पर अपना स्वतंत्र नियंत्रण स्थापित कर लिया।
हैदराबाद रियासत ब्रिटिश भारत की सबसे बड़ी और अमीर रियासतों में से एक बन गई। हाँ, सुना है, अपनी मुद्रा, रेलवे, डाक व्यवस्था सब थी। बिल्कुल। निजामों की दौलत खासकर हीरों से आई, दुनिया भर में मशहूर थी। लेकिन अंग्रेजों के साथ इनके संबंध कैसे रहे? वो सब्सिडरी अलायंस का जिक्र आता है। इसका मतलब क्या था निजाम के लिए? हाँ, 1798 में आसिफ जाह द्वितीय के समय ये सब्सिडरी अलायंस हुई। कहने को तो ये सुरक्षा के लिए थी, लेकिन असल में इसने निजाम की स्वायत्तता कम कर दी। अच्छा, कैसे? उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना रखनी पड़ी, जिसका सारा खर्च उन्हें ही उठाना था। वो अपनी विदेश नीति भी खुद तय नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे कर्ज के बदले या संधियों के तहत निजाम ने कई इलाके अंग्रेजों को सौंप दिए, जैसे उत्तरी सरकार, गुंटूर और रायलसीमा, जिसे सीडेड डिस्ट्रिक्ट्स भी कहते थे। ओहो। सिकंदराबाद में ब्रिटिश सेना की छावनी बन गई। 1857 के विद्रोह के समय भी हैदराबाद में हलचल हुई थी। मौलवी अलाउद्दीन और तुर्रेबाज खान ने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला किया था। और आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खां, उनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे, पर साथ ही उन्होंने काफी दान भी दिया। हाँ, मीर उस्मानी अली खान शासन 1911 से 1948 तक वाकई बेहद अमीर थे। उन्होंने आधुनिक हैदराबाद के निर्माण में योगदान दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया अस्पताल, हाईकोर्ट जैसी कई इमारतें बनवाईं। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें एक सेक्युलर शासक भी माना जाता है। उन्होंने तिरुपति मंदिर, यादद्री मंदिर जैसे कई हिंदू मंदिरों को भारी दान दिया। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। पुणे के भंडारकर इंस्टीट्यूट को भी शायद महाभारत के लिए। बिल्कुल सही। कई सालों तक आर्थिक मदद दी। तो ये उनके शासन का एक जटिल पहलू है। एक तरफ राजसी शानो शौकत, दूसरी तरफ विकास कार्य और धार्मिक सहिष्णुता के उदाहरण। लेकिन इसी दौर में तेलंगाना क्षेत्र में वो किसान विद्रोह भी तो हुआ था ना, कम्युनिस्टों के नेतृत्व में। हाँ बिल्कुल, 1945-46 के आसपास तेलंगाना विद्रोह या वेट्टी चाकरी उद्यमम शुरू हुआ। ये मूल रूप से बड़े जमींदारों और जागीरदारों के शोषण, खासकर बंधुआ मजदूरी, जिसे विट्टी कहते थे, उसके खिलाफ था। अच्छा। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ये निजाम शासन के खिलाफ एक सशस्त्र संघर्ष बन गया। दूसरी तरफ निजाम की कट्टर समर्थक निजी सेना थी, रजाकार, कासिम रिजवी के नेतृत्व में। हाँ, रजाकारों का नाम सुना है। काफी क्रूरता हुई थी शायद। बहुत ज्यादा। रजाकारों ने कम्युनिस्टों और आम हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए। यह बहुत हिंसक दौर था, दोनों तरफ से क्रूरता हुई। फिर भारत आजाद हुआ 1947 में। निजाम हैदराबाद को स्वतंत्र रखना चाहते थे। जी, निजाम ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया और एक स्वतंत्र रियासत का सपना देखा। लेकिन रजाकारों की बढ़ती हिंसा और राज्य की अस्थिरता को देखते हुए भारत सरकार ने सितंबर 1948 में सैन्य कार्रवाई की, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। हाँ, ऑपरेशन पोलो या पुलिस एक्शन भी कहते हैं। 5 दिनों की कार्रवाई के बाद निजाम की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। निजाम को राज्य का राज प्रमुख बनाया गया। लेकिन विलय के बाद भी हिंसा हुई थी। हाँ, ये विलय का एक दुखद पहलू था। विलय और उसके बाद के दौर में काफी सांप्रदायिक हिंसा हुई। बाद में सामने आई सुंदरलाल समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस हिंसा में हजारों लोग मारे गए थे, जिनकी संख्या 27,000 से 40,000 तक आंकी जाती है। ओ, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, विलय के बाद हैदराबाद राज्य बना, जो 1948 से 1956 तक रहा। फिर 1956 में उसे आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया, भाषा के आधार पर। हाँ, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। एसआरसी ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। तेलंगाना, जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था, को आंध्र राज्य, जो मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग होकर बना था, उसके साथ मिलाकर 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश बनाया गया। लेकिन शायद कुछ समझौते भी हुए थे तेलंगाना नेताओं के साथ। हाँ, एक जेंटलमैन्स अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें तेलंगाना के हितों जैसे पानी का बंटवारा, सरकारी नौकरियां, शिक्षा, फंड्स, इनकी सुरक्षा का वादा किया गया था। लेकिन ये वादे शायद पूरे नहीं हुए, इसीलिए अलग तेलंगाना राज्य की मांग उठी। बिल्कुल, तेलंगाना क्षेत्र के लोगों में ये भावना बढ़ती गई कि आंध्र प्रदेश में उनके साथ आर्थिक विकास, पानी के बंटवारे, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भेदभाव हो रहा है। जेंटलमैन्स अग्रीमेंट का उल्लंघन हो रहा है। अलग तेलंगाना राज्य की मांग दशकों तक चलती रही। 1969 में एक बड़ा आंदोलन हुआ, फिर 2000 के दशक में ये फिर तेज हुआ। कई उतार चढ़ाव आए, कई लोगों ने बलिदान दिया और आखिरकार 2014 में ये मांग पूरी हुई। हाँ,
कई सालों के संघर्ष, आंदोलन और राजनीतिक बातचीत के बाद संसद ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 पारित किया और 2 जून 2014 को तेलंगाना औपचारिक रूप से भारत का 29वां राज्य बना। के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने। जी, केसीआर, जिनकी पार्टी टीआरएस अब बीआरएस, ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया गया था, जो समय अब पूरा हो गया है। तो ये थी तेलंगाना के बनने तक की लंबी और कह सकते हैं जटिल ऐतिहासिक यात्रा। वाकई काफी उतार चढ़ाव भरी कहानी है। इस लंबे इतिहास ने यकीनन तेलंगाना की जमीन और अर्थव्यवस्था पर भी गहरी छाप छोड़ी होगी। चलिए देखते हैं कि भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिहाज से आज तेलंगाना कहाँ खड़ा है। जरूर। तेलंगाना दक्षिण मध्य भारत में दक्कन के पठार मतलब डेक्कन प्लेटो पर स्थित है। ये एक लैंडलॉक्ड राज्य है, चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। पड़ोसी हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल में 11वां सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, जमीन ज्यादातर पठारी और अर्धशुष्क यानी सेमी एरिड है। गोदावरी और कृष्णा यहाँ की जीवन रेखाएं हैं, 2 प्रमुख नदियां जो राज्य से होकर बहती हैं। और जलवायु? जलवायु आमतौर पर गर्म और शुष्क रहती है। गर्मियां काफी तेज होती हैं, मॉनसून में मध्यम बारिश होती है और सर्दियां हल्की और सुखद रहती हैं। और अर्थव्यवस्था? सुना है भारत के सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में से एक है। हाँ, पिछले दशक में तेलंगाना की आर्थिक विकास दर काफी प्रभावशाली रही है, अक्सर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। राज्य की जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राज्य की कुल आर्थिक पैदावार, हाँ, वो 2023-24 में करीब 15.2 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 180 बिलियन US डॉलर्स अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी ये देश के अग्रणी राज्यों में है, 6ठे स्थान पर। इस ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान किस सेक्टर का है? सबसे बड़ा योगदान सर्विसेज सेक्टर का है, करीब 61-65%, और इसके पीछे मुख्य ताकत है आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। अच्छा। इसके बाद कृषि यानी एग्रीकल्चर का नंबर आता है, लगभग 21%, जो आज भी बड़ी आबादी को रोजगार देता है। और फिर उद्योग, इंडस्ट्री का योगदान करीब 17% है। और ये भी सुना है कि ज्यादातर जीडीपी हैदराबाद से ही आती है। हाँ, ये एक दिलचस्प और थोड़ी चिंता की बात भी है कि राज्य की आधी से ज्यादा जीडीपी अकेले हैदराबाद और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्र से आती है। ये एक तरह की आर्थिक असमानता भी दिखाता है। कृषि की बात करें तो मुख्य फसलें कौन सी हैं और सिंचाई की क्या स्थिति है, क्योंकि जमीन तो ज्यादातर सेमी एरिड है। चावल यहाँ की मुख्य खाद्य फसल है। कपास, कॉटन एक बहुत महत्वपूर्ण नकदी फसल है। तेलंगाना देश के प्रमुख कपास उत्पादकों में से एक है। इसके अलावा मक्का, गन्ना, आम, हल्दी, मिर्च और हाल के वर्षों में सूरजमुखी और मूंगफली जैसी तिलहन फसलें भी उगाई जाती हैं। सिंचाई एक बड़ी चुनौती रही है, इसीलिए राज्य सरकार ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जैसी बड़ी परियोजनाएं शुरू की हैं। हाँ, वो काफी चर्चा में भी रही है। बिल्कुल, विवादों में भी रही है। नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी पर एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तेलंगाना एक सीड हब के तौर पर भी उभर रहा है। यहाँ बीजों की क्वालिटी कंट्रोल पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। और राष्ट्रीय उत्पादन में भी अच्छा खासा हिस्सा है कई फसलों में। हाँ, जैसे अजवाइन में करीब 30%, मिर्च में 16%, हल्दी में लगभग 14%, कपास में 11% से ज्यादा। कुछ एग्री एक्सपोर्ट जोन्स भी प्रस्तावित हैं। और उद्योग, क्या वो भी हैदराबाद केंद्रित है? हाँ, ज्यादातर उद्योग हैदराबाद के आसपास ही केंद्रित हैं। मुख्य उद्योगों में ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, सीमेंट और मिनरल्स, खासकर सिंगरेनी कोल माइन से निकलने वाला कोयला। हाँ, सिंगरेनी का नाम तो बहुत सुना है। ये सब शामिल है। पोल्ट्री फार्मिंग में भी तेलंगाना काफी आगे है। सरकार ने निवेश आकर्षित करने के लिए कई इंडस्ट्रियल पार्क्स और 68 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मतलब SEZs बनाए हैं, जहां कंपनियों को टैक्स छूट वगैरह मिलती है। और सर्विस सेक्टर, खासकर आईटी, जिसके लिए हैदराबाद को साइबराबाद कहा जाता है। बिल्कुल, आईटी सेक्टर तेलंगाना की अर्थव्यवस्था का इंजन है, कह सकते हैं। हैदराबाद भारत के प्रमुख आईटी हब्स में से एक है। हाईटेक सिटी और आसपास के इलाके में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, मेटा, एप्पल जैसी दुनिया की तमाम बड़ी आईटी कंपनियों के दफ्तर या बड़े कैंपस हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स में भी बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा। 2013 के आंकड़ों के हिसाब से ही भारत के आईटी निर्यात में 15% और तत्कालीन आंध्र प्रदेश के निर्यात में 98% का योगदान था। जाहिर है अब और बढ़ गया होगा। आईटी के अलावा फार्मा और बायोटेक का भी जिक्र होता है। हाँ, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी तेलंगाना की अर्थव्यवस्था का एक और मजबूत स्तंभ है। हैदराबाद को भारत की बल्क ड्रग कैपिटल कहा जाता है। बल्क ड्रग कैपिटल? हाँ, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में दवाइयों के लिए जरूरी रॉ मटेरियल्स, जिन्हें APIs कहते हैं, वो बनते हैं।
इसे जीनोम वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जहां कई बायोटेक कंपनियां रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कर रही हैं। अच्छा, जैसे कौन सी कंपनियां? डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, औरोबिंदो फार्मा, भारत बायोटेक, जिन्होंने कोवैक्सीन बनाई। हाँ, भारत बायोटेक तो यहीं की है। बिल्कुल, ऐसी कई बड़ी भारतीय फार्मा कंपनियां यहीं स्थित हैं। इसके अलावा पर्यटन टूरिज्म भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसमें ऐतिहासिक किले, मंदिर, झरने और वाइल्ड लाइफ शामिल हैं। गोलकुंडा किला और चार मीनार तो खैर हैं ही। तो इतिहास और अर्थव्यवस्था के बाद अब आते हैं यहाँ की संस्कृति और समाज पर। इतनी विविधता वाले इतिहास का असर तो दिखता ही होगा। निश्चित रूप से 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी करीब 3.5 करोड़ थी, जो अब काफी बढ़ चुकी होगी। जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से थोड़ा कम है। ग्रामीण आबादी अभी भी ज्यादा है, लेकिन हैदराबाद और आसपास के इलाकों में शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। भाषा की बात करें तो तेलुगु मुख्य भाषा है, पर क्या तेलंगाना की तेलुगु थोड़ी अलग है? हाँ, तेलुगु आधिकारिक भाषा है और ज्यादातर लोग यही बोलते हैं। लेकिन तेलंगाना की तेलुगु बोली में कुछ खास शब्द, लहजा और मुहावरे हैं जो इसे तटीय आंध्र की तेलुगु से थोड़ा अलग बनाते हैं। इसमें उर्दू का भी असर दिखता है। अच्छा, उर्दू का भी असर? हाँ, निजामों के लंबे शासन के कारण उर्दू का यहाँ गहरा प्रभाव है। खासकर हैदराबाद में ये बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और कन्नड़ बोलने वाले समुदाय भी यहाँ रहते हैं। और धार्मिक विविधता? निजाम के दौर की गंगा जमनी तहजीब का जिक्र अक्सर होता है। हाँ, यहाँ धार्मिक विविधता काफी है। लगभग 85% आबादी हिंदू है, करीब 12-13% मुस्लिम हैं और ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध समुदाय भी हैं। इस मिलीजुली आबादी ने एक खास सिंक्रेटिक कल्चर को जन्म दिया है, जहाँ अलग-अलग धर्मों और परंपराओं का असर दिखता है। हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब इसी का प्रतीक है, जहाँ हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियां सदियों से साथ-साथ पनपी हैं। त्योहार कैसे मनाए जाते हैं? बतुकम्मा और बुनालू तो शायद तेलंगाना के खास त्योहार है। बिल्कुल, बथुकम्मा एक अनोखा फूलों का त्योहार है। इसे महिलाएं नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मनाती हैं। इसमें फूलों से एक शंकु जैसा, कोन जैसा बनाकर उसकी पूजा की जाती है और उसके चारों ओर पारंपरिक गीत गाए और नाचे जाते हैं। वाह, ये तो बहुत सुंदर लगता होगा। हाँ, बहुत रंगीन होता है। ये अब तेलंगाना का राज्य त्योहार है और इसकी सांस्कृतिक पहचान बन गया है। बुनालू? बोनालू भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो आषाढ़ महीने जुलाई-अगस्त में देवी महाकाली को समर्पित होता है। इसमें महिलाएं सिर पर पका हुआ भोजन, जिसे बोनम कहते हैं, लेकर मंदिर जाती हैं। अच्छा। ये खासकर हैदराबाद और सिकंदराबाद में बड़े जोश से मनाया जाता है। इनके अलावा उगादी, तेलुगु नव वर्ष, दशहरा, संक्रांति, रमजान, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस जैसे सभी प्रमुख त्योहार यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। कला और शिल्प के मामले में भी तेलंगाना काफी समृद्ध है। बिद्री वेयर का नाम सुना है? हाँ, बिद्री वेयर बहुत मशहूर है। ये काले रंग के मेटल अलॉय, जिंक और कॉपर का, उस पे चांदी की महीन कारीगरी होती है। ये कला मूल रूप से पास के बिदर शहर की है, जो अब कर्नाटक में है, लेकिन हैदराबाद में इसे काफी बढ़ावा मिला। इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। और पोचमपल्ली साड़ियां भी? हाँ, पोचमपल्ली इकत साड़ियां अपनी खास टाई एंड डाई तकनीक और ज्यामितीय पैटर्न के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। इन्हें भी जीआई टैग मिला है। गढ़वाल और नारायणपेट की साड़ियां भी अपने कॉटन सिल्क मिश्रण और खास बॉर्डर के लिए प्रसिद्ध हैं। निर्मल शहर अपनी पेंटिंग्स और लकड़ी के खिलौनों के लिए जाना जाता है। पिम्बर्थी का मेटल क्राफ्ट पीतल का काम काकती काल से जुड़ा है और चेरियल स्क्रोल पेंटिंग्स कहानी कहने की एक पारंपरिक लोक कला है। संगीत और नृत्य की क्या परंपराएं हैं? पेरिनी शिव तांडवम एक आचीन योद्धा नृत्य है। माना जाता है कि काकतीय सैनिक युद्ध में जाने से पहले इसे करते थे। इसे हाल के वर्षों में पुनर्जीवित किया गया है। अच्छा। गुसाड़ी गौंड आदिवासियों का एक बहुत ऊर्जावान नृत्य है, जिसमें नर्तक मोर पंखों की टोगी पहनते हैं। लोक कथा गायन की भी समृद्ध परंपरा है, जैसे ओग्गू कथा, जिसमें भगवान शिव से जुड़ी कहानियां गाई जाती हैं। डंडारिया और कोलाटम जैसे लोक नृत्य और गीत त्योहारों पर आम हैं। हैदराबाद में कव्वाली की भी एक मजबूत परंपरा रही है। और खाने की बात किए बिना तो चर्चा अधूरी है। हैदराबादी बिरयानी तो खैर वर्ल्ड फेमस है ही। हाँ, हैदराबादी बिरयानी, खासकर वो कच्ची गोश्त की बिरयानी, जिसमें कच्चे मैरिनेटेड मांस को चावल के साथ धीमी आंच पर दम पर पकाया जाता है, वो तो लाजवाब होती है।
हाँ, उसका तो कोई जवाब नहीं। लेकिन तेलंगाना का खाना सिर्फ बिरयानी तक सीमित नहीं है। यहाँ का खाना आमतौर पर थोड़ा तीखा और मसालेदार होता है, जिसमें लाल मिर्च और इमली का काफी इस्तेमाल होता है। अच्छा, तीखा होता है मतलब? हाँ, थोड़ा। सर्वपिंडी चावल के आटे और मसालों से बना एक नमकीन पैनकेक जैसा है। जोन्ना रोट्टे यानी ज्वार की रोटी यहाँ का मुख्य भोजन है। पच्ची पुलुसु बिना पकाए इमली का खट्टा मीठा रसम जैसा होता है, काफी रिफ्रेशिंग। ये अलग है। गोली चना मांसम एक मसालेदार तला हुआ मटन है। स्ट्रीट फूड में ईरानी चाय और साथ में उस्मानिया बिस्किट का कॉम्बिनेशन बहुत लोकप्रिय है। हाँ, ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट, ये तो हैदराबाद की पहचान है। बिल्कुल। लुकमी कीमे वाले समोसे जैसा और रमजान के दौरान मिलने वाला हलीम भी हैदराबाद की खासियत है। वाह, संस्कृति और खान-पान तो वाकई बहुत विविध है। अब अगर आधुनिक तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद के अलावा और कौन से प्रमुख शहर या आकर्षण है? हैदराबाद तो राजधानी है ही, जहां चार मीनार, गोलकोंडा किला, सालार जंग म्यूजियम जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं। तो वहीं हाईटेक सिटी, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, शानदार एयरपोर्ट जैसी आधुनिकता भी है। हुसैन सागर झील के बीच बुद्ध प्रतिमा और पास में बिरला मंदिर भी आकर्षण है। रामोजी फिल्म सिटी भी तो यही है। हाँ, रामोजी फिल्म सिटी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स माना जाता है। वारंगल दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ काकतियों के बनाए किले, मंदिर हैं, 1000 स्तंभों वाला मंदिर, रामप्पा मंदिर। इनके अलावा निजामाबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, नलगुंडा भी महत्वपूर्ण शहर हैं। शहरों के बाहर घूमने लायक जगह कौन सी हैं? नागार्जुन सागर बांध एक इंजीनियरिंग चमत्कार है और इसके जलाशय में नागार्जुन कोंडा द्वीप पर प्राचीन बौद्ध अवशेष हैं। यादगिरी गुट्टा, जिसे अब यादाद्री कहते हैं, वहां भगवान नरसिम्हा का भव्य मंदिर है, जिसका बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण किया गया है। हाँ, वो काफी खबरों में था। बोंगिर किला एक विशाल अकेली चट्टान में बना है और ट्रैकिंग के लिए लोकप्रिय है। कुंतला और पोचेरा जैसे खूबसूरत झरने हैं। मेढक शहर का चर्च एशिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक है और अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। शिक्षा और इनोवेशन के क्षेत्र में क्या हो रहा है? टी हब का नाम काफी सुना है। हैदराबाद शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, JNTU जैसी पुरानी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज हैं। साथ ही ISB, IIT हैदराबाद, निफ्ट जैसे टॉप के राष्ट्रीय संस्थान भी हैं। हाँ, ISB और IIT तो बहुत जाने माने हैं। बिल्कुल। इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने टी हब की स्थापना की है, जो भारत के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर्स में से एक है। यह स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराता है। और महिलाओं के लिए W हब भी है शायद। हाँ, W हब खास तौर पर महिला उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसा रहा है? मेट्रो, सड़कें, पानी? पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ध्यान दिया गया है। हैदराबाद में मेट्रो रेल ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया है। शहर के चारों ओर बनी आउटर रिंग रोड ORR ने ट्रैफिक को सुगम किया है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक है। हाँ, एयरपोर्ट तो वाकई अच्छा है। सड़कों का नेटवर्क सुधरा है। राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना रही है मिशन भगीरथ, जिसका लक्ष्य हर घर तक नल से पीने का पानी पहुंचाना था। हाँ, उसमें काफी सफलता का दावा करते हैं। हाँ, दावा किया जाता है। राज्य ने 100% विद्युतीकरण भी हासिल किया है। राजनीति की बात करें तो TRS अब BRS का दबदबा रहा है काफी समय। कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे? हाँ, तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब भारत राष्ट्र समिति है, उसने राज्य बनाने के आंदोलन का नेतृत्व किया और KCR 2 बार मुख्यमंत्री रहे। हाल के चुनावों में अवश्य कांग्रेस ने सरकार बनाई है। बीजेपी भी यहाँ एक प्रमुख विपक्षी दल है। पिछली सरकार ने कई बड़ी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी, जैसे रैयतो बंधु। ये किसानों के लिए थी? हाँ, इसमें किसानों को फसल निवेश के लिए प्रति एकड़ सीधी आर्थिक सहायता दी जाती है। रैयतो बीमा किसानों के लिए जीवन बीमा योजना है। कल्याणी लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाएं गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद देती हैं। अच्छा। और हरितहारम बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम था। इन योजनाओं ने सरकार को लोकप्रियता दिलाई, हालांकि इनकी प्रभावशीलता और वित्तीय बोझ पर बहस भी होती रहती है। तेलंगाना ने कई जानी मानी हस्तियां भी दी हैं देश को। बिल्कुल। ऐतिहासिक शख्सियतों में रानी रुद्रमादेवी और निजाम सप्तम का जिक्र हमने किया। स्वतंत्रता सेनानियों में चाकली इल्लम्मा और कुमारम भीम जैसे नाम हैं, जिन्होंने सामंती और निजाम शासन के खिलाफ आवाज उठाई। हाँ, कुमारम भीम पर तो फिल्म भी बनी थी। बिल्कुल। आधुनिक भारत में पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, जिन्होंने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, यहीं से थे।
खेल जगत में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु। हाँ, ये दोनों तो हैदराबाद की शान है। उद्योग जगत में जीएमआर ग्रुप के संस्थापक जीएम राव, टेक्नोलॉजी में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का परिवार यहीं से जुड़ा है, और हाल ही में फिल्म निर्देशक एस.एस. राजामौली ने तेलुगु सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। कुछ और अनोखी बातें तेलंगाना की जो इसे खास बनाती हैं? यहाँ की तेलुगु बोली और उसके शब्द, जैसा हमने बात की, लोक कलाएं जैसे ओगु कत्था, शादी की कुछ खास रस्में, सिंगरेनी की कोयला खदानें राज्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए अहम है। काकतीय कला तोरणम, वो पत्थर का मेहराब, अब राज्य का प्रतीक चिन्ह है। हाँ, वो देखा है। और रामप्पा मंदिर की वो तैरने वाली ईंटें, हल्के वजन की ईंटें जो पानी में तैर सकती हैं, उस जमाने की इंजीनियरिंग का कमाल है। और हाँ, हैदराबाद की ईरानी चाय और बिस्किट का कल्चर, टी हब का इनोवेशन मॉडल, ये सब भी तेलंगाना की आधुनिक पहचान का हिस्सा हैं। तो ये थी तेलंगाना की कहानी, एक राज्य जिसका इतिहास सदियों पुराना है, जिसने कई सल्तनतें और निज़ाम देखे, एक लंबी लड़ाई के बाद अपनी अलग पहचान बनाई और आज टेक्नोलॉजी और विकास की दौड़ में आगे है। वाकई सतवाहनों से लेकर साइबराबाद तक का सफर अद्भुत है। बिल्कुल, और ये सफर जारी है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तेजी से तेलंगाना, खासकर हैदराबाद, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ रहा है, क्या वो अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों, अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ऐतिहासिक विरासत के साथ संतुलन बनाए रख पाएगा? आने वाले वर्षों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये आधुनिकता और परंपरा का संगम कैसे आगे बढ़ता है। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।